साथियों, जैसा कि पिछले कुछ दिनों से हम लोग जो चर्चा कर रहे थे, तो हम लोग चर्चा चल रही थी हाँ, जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, उस पे हम लोग पिछले कुछ दिनों से चर्चा कर रहे थे। तो इस सारी चर्चा के मध्य में जो एक बात निकल कर आती है, वो ये आती है कि राजनीतिक पार्टियों को चुनाव लड़ने के लिए फंड की तो ज़रूरत पड़ती ही है। हमने एक तरीका देखा फंड का और वो तरीका था इलेक्टोरल बॉन्ड। लेकिन केवल यही एकमात्र ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि राजनीतिक पार्टियाँ जो है वो फंड जमा करती हैं। इसके अलावा हमने जो दूसरा तरीका देखा है वो बाहुबलियों का डरा धमका करके चुनाव के लिए पैसे इकट्ठा करना। इसके अलावा जो हम देख रहे हैं वह घूसखोरी से है, भ्रष्टाचार से है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड तो हालाँकि लाया गया था पारदर्शिता के लिए, ट्रांसपेरेंसी बने रहे चंदे में। लेकिन चंदा ही एकमात्र तरीका नहीं है, घूसखोरी या भ्रष्टाचार भी हो सकता है। अब घूसखोरी में और भ्रष्टाचार में क्या अंतर है, इस विषय पर मैंने थोड़ा-सा विचार किया, मुझे समझ में नहीं आया। तो जब हम लोग बात करेंगे तो शायद जो है इस बात को और क्लियर करें मुनि जी या आप लोग। मुझे जो लगा कि शायद दोनों में जो एक डिफरेंस नज़र आता है कि घूसखोरी में आप किसी काम की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। जैसे आपने सड़क बनाने के लिए या रोड बनाने के लिए एक ठेका लिया है, तो हो सकता है कि उस ठेकों को लेने के लिए, उस टेंडर को लेने के लिए आपने कुछ घूस घूस दी कि यही टेंडर हमें जो है 50 करोड़ या 10 करोड़ रुपया देकर के मिल जाए। लेकिन जब आप काम करते हैं तो शायद उस क्वालिटी को मेंटेन रखते हैं, वहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं करते हैं। अगर सड़क बनाने में 10 करोड़ की लागत आती है तो शायद आप उतना ही लगाते हैं। जबकि भ्रष्टाचार में मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि संभवतः हम क्वालिटी के साथ, यानी कि 30 करोड़ का बजट आपको सड़क बनाने के लिए आया है और जो बजट पास हुआ है उसी में से आपने शायद जो है कुछ कमीशन खा लिया या फिर 10 करोड़ रुपए का उसमें से घोटाला कर दिया और जो है बाकी का आपने 20 करोड़ लगा दिया। लेकिन इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे तो बात खुलेगी कि दोनों में कुछ अंतर है, घूसखोरी में या भ्रष्टाचार में, या दोनों लगभग एक ही चीज़ है। लेकिन ये तरीका भी हमने देखा कि पहले पार्टियों को, जैसे पार्टियाँ जो होती थी तो बिज़नेसमैन को डरा-धमका करके, जो सत्ता में पक्ष में रहती थी, या ईडी की रेड मार दी, उससे भी जो है पैसा कलेक्ट किया जाता रहा। या फिर ये भी तरीका हमने देखा कि एक पार्टी सरकार आई तो जिसने उसको फ़ायदा नहीं किया उसको हटा दिया गया। ये कई तरीके होते हैं, तो इनमें से एक इलेक्टोरल बॉन्ड का तो जो हम लोग चर्चा लंबे समय से कर ही रहे थे। आज जो चर्चा है वो हमारी है घूसखोरी की, कि पार्टियाँ कहाँ से फंड कलेक्ट करती हैं और उस फंड का कैसे प्रयोग करती हैं चुनाव में। जैसे हम दिल्ली में शराब घोटाले की ही बात करें, तो शराब घोटाले में लगभग-लगभग जो है वो जो भी घूस का पैसा आया है, 100 करोड़ है या जितना भी समथिंग है, उसमें से ये कहा जा रहा है कि 45 करोड़ या 55 करोड़ समथिंग, जो भी आंकड़ा होगा, वो गोवा में खर्च किया गया है, गोवा के चुनाव में। और दूसरा है जो वो खर्च किया गया है पंजाब के चुनाव में। ये ध्यान देने की बात है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से आम आदमी पार्टी को जो फंड मिला है वो मात्र 65 करोड़ रुपया है। जबकि टीएमसी को 1100 करोड़ मिला है, अन्य पार्टियों को जो चंदा मिला है वो बहुत बड़ी मात्रा में मिला है। तो यहीं से एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि क्या 65 करोड़ के चंदे के ही माध्यम से जो है आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में, पंजाब में, गोवा में हर तरफ चुनाव लड़ लिया, या फिर उनके पास अन्य किसी माध्यम से भी पैसा आया है? क्योंकि ये मतलब बहुत मुश्किल है कि आप 65 करोड़ रुपए के चंदे में अन्य राज्यों में जाकर के चुनाव लड़ लें, क्योंकि कई तरह का खर्चा होता है। तो जब छोटी-छोटी पार्टियों को भी इतना बड़ा फंड मिला है, टीएमसी जैसी राज्य की पार्टियों को भी, तो क्या कारण है कि जो आम आदमी पार्टी है वो केवल और केवल 65 करोड़ का जो फंड मिला है, उसी से उन्होंने पूरा का पूरा चुनाव लड़ा? तो ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि फंड कहीं से और से भी आया है। और जैसा कल के चर्चा में ये भी बात हो रही थी कि शायद विदेशों से भी फंड लिया गया है, या कबीर नाम की संस्था की हम बात कर रहे थे कि उसको भी शायद फॉरेन फंडिंग होती थी। लेकिन यहाँ पर शराब घोटाले की बात की जाए तो घोटाले से, भ्रष्टाचार से सीधे-सीधे जो है सरकार ने कमाई करी है। अब ये समझना 2 चीज़ें समझते हैं हम लोग कि आखिर अरविंद केजरीवाल जेल क्यों गए और ये शराब घोटाला है क्या? एक बात जो स्पष्ट होती है वो ये है कि पार्टियों को फंड की ज़रूरत तो होती ही होती है और उसका तरीका अलग-अलग हो सकता है।
हमने चंदे पर काफी लंबा डिस्कशन कर लिया है, अब जो है हम घूसखोरी और भ्रष्टाचार पर करेंगे, कैसे पार्टियां जो है वो कलेक्ट करती हैं। तो देखिए पिछले अगर आप 4-5 महीने से देखेंगे तो जो ईडी है वो लगातार जो है अरविंद केजरीवाल को समन भेज रही थी और लगभग 9 समन भेज चुकी थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बार-बार इस ये कह कर के कि ये तो राजनीतिक षड्यंत्र है या फिर ये गैर कानूनी है, इस बात का हवाला दे करके उन्होंने ईडी के सामने पेश होने से मना कर दिया। फिर 16 मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल जो है वो जाते हैं हाई कोर्ट जाते हैं और हाई कोर्ट में जाकर के वो कहते हैं कि ईडी जो है वो मुझे बार-बार समन भेज रही है, आखिर कारण क्या है? मुझे इस बात की श्योरिटी दी जाए कि गिरफ्तार ना किया जाए। तो उस समय हाई कोर्ट ने क्या किया कि ईडी के अधिकारियों को भी बुलाया कि आखिर आप लोग ये बताइए कि आप लोग बार-बार समन भेज क्यों रहे हैं? आखिर ऐसा क्या कारण है कि एक सीएम को आप लोगों को बुलाना पड़ रहा है? तो ईडी ने क्या किया कि ईडी ने कुछ दस्तावेज जो है वो कोर्ट के सामने रखे और जैसे ही वो दस्तावेज रखे तो लगभग जो कोर्ट है, कोर्ट ने 2-3 घंटे तक उस पर विचार-विमर्श किया है, उसके दस्तावेजों को देखा और 2-3 घंटे के बाद जो है कोर्ट ने ये कह दिया कि वास्तव में ये मामला गंभीर है और हम अरविंद केजरीवाल को जो है सुरक्षा नहीं दे पाएँगे या हम उसको नहीं बचा पाएँगे। तो मात्र 3 या 4 दिन के बाद जो है 21 मार्च को जो है फिर वो हाई कोर्ट ने भी आदेश दे दिया कि इस मामले में हम लोग कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ईडी ने जो आरोप लगाए हैं वो गंभीर हैं और इस पर जो है गिरफ्तारी के बाद ही पूछताछ हो सकती है। तो 22 मार्च को अरविंद केजरीवाल को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब देखते हैं कि जिस मामले में गिरफ्तार किया गया वो मामला एक्चुअल में है क्या? तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं तो ये शराब घोटाले की बात की जाए तो मनीष सिसोदिया जो हैं, वो पहले आबकारी विभाग के मंत्री थे दिल्ली में नवंबर 2021 तक। और जब वो आबकारी विभाग के मंत्री थे उस समय उन्होंने कुछ नीतियाँ बनाई हैं जो वो शराब को लेकर के पॉलिसीज़ बनाई और उन्होंने क्या किया कि दिल्ली को 32 ज़ोन में बाँट दिया जिसके अंतर्गत 27 दुकानें खुलनी थी। उनमें से जो है 32 ज़ोन से आप देखेंगे अगर 27 दुकानों को तो लगभग-लगभग ये 850 के आस-पास जो है दुकानें वो खोलने की परमिशन दी गई दिल्ली में। और सारी की सारी जो दुकानें थी उनका प्राइवेटाइज़ेशन कर दिया गया। सरकार ने कहा कि अब हम जो है शराब के मामलों में दखल नहीं करेंगे। शराब बेचने के लिए जो भी व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, वह स्वतंत्र रहेंगे। इसमें जो 60% दुकानें हैं पहले जो थी वो सरकार के पास थी और 40% जो दुकानें हैं वो प्राइवेट थी। लेकिन जब नई पॉलिसी लागू करी मनीष सिसोदिया ने, तो उन्होंने 100% जो है प्राइवेटाइज़ेशन कर दिया। और अरविंद केजरीवाल ने या आम आदमी पार्टी ने जो तर्क दिया वो ये दिया कि राज्य को लगभग-लगभग इससे 3,500 करोड़ रुपए का फ़ायदा होगा। पहले राज्य को जो फ़ायदा हो रहा था लगभग 6,000 करोड़ के आस-पास जो था, वो फ़ायदा होता था। तो सरकार ने क्या किया कि जो भी शराब के ठेके खुलते हैं, तो एक तरह से उनको लाइसेंस दिया जाता है, परमिट दी जाती है और ऐसे जैसे कंपनियाँ खोली जाती हैं, तो कंपनियों को भी परमिट मिलता है। तो वैसे ही जो है, जो शराब के टेंडर जो थे या शराब जो भी लोग ठेका लेते थे, उनके लाइसेंस की फीस बढ़ा दी गई और लाइसेंस की फीस बढ़ाकर कितनी कर दी गई, तो जो 10 लाख का लाइसेंस था, उसकी फीस बढ़ा कर के 5 करोड़ रुपए कर दी गई। इसी तरह से जो है L7 कैटेगरी का जो लाइसेंस था, वो बढ़ा करके उसकी फीस जो है 8 लाख से बढ़ा करके 11 करोड़ लगभग 11.18 करोड़ के आसपास कर दी गई। तो अगर हम L1 और L7 लाइसेंस की बात करें तो दोनों में अंतर यही है कि एक होलसेल के लिए है और एक रिटेल के लिए है। तो जो होलसेल में शराब बेची जा रही थी यानी कि आप जाएँगे और 1-2 बोतल नहीं लेंगे, आप लेंगे तो जो है बल्क में उठाते हैं, वो उसकी कीमत जो 10 लाख से बढ़ा करके 5 करोड़ कर दी गई थी। और जो रिटेल में बेचे जा रहे थे, आप जाते हैं 1 या 2 बोतल उठा करके ले आते हैं, उसकी कीमत बढ़ा करके 8 लाख से 11 करोड़ कर दी गई। तो नवंबर 2021 में सरकार इस नीति को लेकर के आती है, अभी ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट होती ही है कि जनवरी 2022 में जो राज्यपाल के मुख्य सचिव थे, उनको कुछ इसमें षड्यंत्र जैसा लगा, उनको ऐसा लगा कि ये नीति कुछ गड़बड़ है। क्योंकि सरकार ने अचानक से ही 8 लाख जो 10 लाख के जो लाइसेंस थे, उसको बढ़ा करके 10 से 11 करोड़ रुपए कर दिया। तो इससे हुआ क्या कि इसका इम्पैक्ट पड़ा कि जो छोटे-छोटे दुकानदार थे, व्यापारी थे, वो इससे बड़े प्रभावित हुए। क्योंकि अगर 10 लाख का लाइसेंस होगा तो उसे आम आदमी भी ले सकता है, आम व्यक्ति भी खरीद सकता है।
या 15 लाख का होगा, 20 लाख का होगा। लेकिन जैसे ही आपने उसको उसका रेट बढ़ा करके लाइसेंस का रेट 8 करोड़ कर दिया, 11 करोड़ कर दिया, तो यानी कि आम आदमी की जो पहुँच से, जो कि छोटे-छोटे व्यापारी थे, उन्हीं की पहुँच से तो आपने उसे सीधे-सीधे बाहर कर दिया। इसका मतलब ये है कि अब जो कॉम्पिटिशन में जो लोग खड़े थे, वो सारे के सारे बड़े उद्योगपति थे या तो बड़े व्यापारी थे। तब मुख्य सचिव को ये लगने लगा कि हो सकता है इसमें कोई जो है घोटाला हुआ हो, क्योंकि छोटे-छोटे व्यापारियों को खत्म करके केवल केवल जो है बड़े-बड़े व्यापारियों को लाभ दिया गया है। तो इस बात का जब उन्हें संदेह हुआ तो इन्होंने जाकर इसकी जो शिकायत है वो राज्यपाल से की, और सरकार ने एक काम और किया कि जैसे कि 10 से 11 करोड़ का लाइसेंस तो दे दिया, लेकिन साथ ही साथ जो है एक्साइज़ ड्यूटी भी घटा दी। जबकि अब सरकार को एक तरह से देखा जाए, सरकार को तो फ़ायदा हो रहा था, क्योंकि सरकार को पहले 6,000 करोड़ का जो मुनाफ़ा हो रहा था, वो सीधे-सीधे बढ़ कर के अब साढ़े 9,000 करोड़ का मुनाफ़ा होने लग गया। यानी कि सीधे-सीधे साढ़े 3,000 करोड़ रुपए का डिफरेंस हुआ। ये देखने में प्रथम दृष्टि में लगता है कि सरकार को बेनिफिट हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने क्या किया, सरकार ने एक्साइज़ ड्यूटी को हटा दिया। हम अगर पुरानी शराब नीति को अगर देखते हैं तो उसमें क्या था कि अगर किसी शराब का मूल्य मान लीजिए कि ₹530 के आसपास है, तो उसमें से जो व्यापारी था, जो बिज़नेसमैन था या जो ठेकेदार था, उसको जो मुनाफ़ा होता था वो होता था केवल ₹33 मुनाफ़ा होता था। यानी कि ₹530 में से केवल ₹33 का मुनाफ़ा होता था उसको, जो ठेकेदार है। और सरकार को जो उसमें टैक्स मिलता था, जो मुनाफ़ा मिलता था, वो 329 ₹329 का मुनाफ़ा होता था। मतलब सरकार को एक बोतल पर लगभग-लगभग 60% का मुनाफ़ा हो रहा था। जबकि सरकार ने जो नई पॉलिसी बनाई, तो उसमें सरकार ने क्या किया कि अगर एक बोतल की कीमत मान लीजिए 550 या ₹560 है, ₹530, तो उसमें जो फ़ायदा हो रहा था सरकार को, वो मात्र ₹3 का फ़ायदा हो रहा था। अब दोनों में अंतर को समझिए कि पहले एक शराब की बोतल पर सरकार को 60% यानी कि ₹329 का फ़ायदा हो रहा था। अब सरकार को मात्र ₹3 का ही फ़ायदा हो रहा है, और अब जो है व्यापारी है, उस व्यापारी को सीधे-सीधे 350 या ₹363 का डायरेक्ट फ़ायदा जा रहा है। यानी कि सरकार ने ये कहना शुरू कर दिया कि हमने तो एक बार में ही लाइसेंस के देने के टाइम पर ही जो सारा पैसा ले लिया है, तो उसके बाद आप स्वतंत्र हैं, जितना भी मुनाफ़ा होगा वो आपका होगा। क्योंकि पहले व्यापारी 10 लाख में दे रहा था, अभी 11 करोड़ में दे रहा है, तो सरकार ने एक बार में सारा का सारा पैसा ले लिया। अब जितना भी बिज़नेस होता है या जितना भी व्यापार होगा, जितना बेचेगा, तो वो सारा का सारा पैसा जो है अपने पास रखेगा। अब ज़ाहिर-सी बात है कि जब 10-11 करोड़ का होगा, तो साधारण व्यक्ति तो खरीद नहीं सकता है, और जो खरीदेगा वो कोई बड़ा उद्योगपति होगा और उससे कोई न कोई फ़ायदा तो लेने की कोशिश करेगा ही करेगा। तो जब लेने की कोशिश करेगा, फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, इतना इन्वेस्ट किया है, तो होगा क्या कि जो बड़े-बड़े जो दुकानदार हैं, वो फिर उसकी सब ब्रांचेज़ खोलना शुरू कर देंगे। यानी कि एक दुकान से तो मुनाफ़ा हो नहीं पाएगा। तो वो क्या करेंगे, इसका सारा का सारा उन्होंने सब ब्रांचेज़ खोलना शुरू कर दिया कि सरकार ने तो हमको फ्री कर दिया है, प्राइवेट कर दिया है, सरकार अलग हो गई है, और अब हम जितना चाहें उतना मुनाफ़ा कमाने के लिए स्वतंत्र हैं। तो जहाँ एक गली में 1 या 2 दुकानें थी, वहाँ पर 10-10 दुकानें खुल गई, 10-10 ठेके खुल गए, क्योंकि जो आया था बिज़नेसमैन, उसका तो सिर्फ़ एक ही मोटिव था कि सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें पैसा कमाना है। सरकार जो है, दिल्ली सरकार 2 नवंबर 2021 में इस पॉलिसी को लेकर आती है, और जुलाई 2022 में इस पॉलिसी को समाप्त कर देती है। इसका परिणाम ये निकला कि जिन्होंने नवंबर 2021 के बाद जिन्होंने भी जो है वो लाइसेंस खरीदे थे, तो लाइसेंस के साथ-साथ उन्होंने दुकानें भी खरीदी। ज़ाहिर-सी बात है कि उन्होंने मार्केट में सामान लाना है, तो उन्होंने दुकानें भी खरीद रखी थी, और उन्होंने साथ में जो है इस लाइसेंस के लिए घूस का पैसा भी दिया था, क्योंकि लाइसेंस ऐसे ही नहीं मिल जाता है। लेकिन जैसे ही सरकार ने इस नीति को समाप्त कर दिया, तो सबसे पहले उन लोगों का नुकसान शुरू हुआ जिन लोगों ने लाइसेंस ले लिया था। क्योंकि वो तो ऑलरेडी जो है दुकान खरीद करके अपना पैसा लगा चुके थे। अब सरकार अचानक से जो है नीति को वापस ले लेती है। और नीति को जैसे ही सरकार वापस लेती है, तो जो मुख्य सचिव थे उनका संदेह जो है और अधिक गहरा हो जाता है कि ऐसा क्या होता है कि जनवरी में जो है मुख्य सचिव ने राज्यपाल को रिपोर्ट भेजते हैं, और इधर जुलाई में आते-आते मनीष सिसोदिया जो है वो अपना जो है इस नीति को, आबकारी नीति को वापस ले लेते हैं।
शायद एक कारण ये रहा होगा कि मनीष सिसोदिया को ये बात समझ में आ चुकी थी कि अब इस पर जांच बैठेगी और जो है हम लोगों ने जो भी मामला गड़बड़ किया है या आनन फानन में जो भी है इसको वापस ले लिया जाए कि शायद जो है हम लोग इससे बच जाएं। लेकिन हुआ उल्टा। उल्टा ये हुआ कि सरकार का जो है संदेह और बढ़ता चला गया कि अचानक से इस नीति को वापस क्यों ले लिया गया। दूसरी तरफ एक समस्या है कि जैसे ही सरकार ने इस नीति को वापस लिया तो जो व्यापारी थे जिनका एक तो उन्होंने 11 करोड़ 10 करोड़ रुपए दे करके इतना महंगा लाइसेंस लिया। दूसरा उन्होंने दुकानें खरीदी, वहां पैसा डूब गया। और तीसरा है कि उन्होंने जो है लिए मोटी घूस दी थी, मोटा पैसा दिया था, क्योंकि लाइसेंस ऐसे ही नहीं मिल जाता है। टेंडर पास होता है तो बहुत जो है बहुत तरह की सेटिंग रहती है। तो जो लोग जिन लोगों ने घूस दी थी वही लोग बाद में जो है जा करके ईडी के मुखबिर बन जाते हैं, ईडी को और सीबीआई को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं कि देखो इन लोगों ने तो इतना पैसा हमसे लिया था और पैसा लेने के बाद इन्होंने नीति बदल दी, इससे हमारा जो है घाटा होना शुरू हो गया है। इसका अच्छा। मतलब जो कंप्लेन करने वाले लोग थे वो कोई और नहीं थे, वो लोग वही थे जिनको जो है सरकार लाइसेंस दे रही थी और सरकार ने लाइसेंस देने के नाम पर उनसे जो है घूस ली थी। इस घूस में आ रहा है कि लगभग 100 करोड़ के आसपास की जो है वो घूस ली गई है। और इस 100 करोड़ का जो जो भी फंड लिया गया उसका जो है उपयोग वो चुनाव में किया गया, पंजाब में किया गया या गोवा में किया गया। लेकिन जब ईडी और सीबीआई ने जांच करना शुरू किया तो उन्होंने इसके तार को वन बाय वन जोड़ना शुरू किया, क्योंकि जिन लोगों ने मुखबरी करी उन लोगों के पास सारे के सारे एविडेंस थे। उनके पास सीसीटीवी फुटेज थे कि हम लोग यहाँ गए हैं, इस हिसाब से हमने मीटिंग करी है और हमारे पास स्लिप वगैरह है, पर्चियां भी हैं हमारे पास, सारा जो है लेन देन हुआ है, तो उनके पास सारा रिकॉर्ड था। और वो आए, अगर उन्होंने वो मुखबिर बन गए सरकार का, उन्होंने सहयोग करना शुरू कर दिया सरकारी एजेंसियों का, तो उसका एकमात्र कारण यह था कि नीति वापस करने के कारण जो है उनका पैसा डूब गया। वो पैसा तो डूब गया जो कि उन्होंने दुकानों को खरीदने में लिया था, या फिर उन्होंने जो घूस का पैसा दिया था वो सारा का सारा पैसा जो है उनका डूब गया। तो वही लोग बाद में जाकर के सरकारी गवाह बन जाते हैं। और जब सरकारी गवाह बनते हैं तो ईडी एक के बाद एक कड़ी को जोड़ते चली जाती है, तार पे तार जोड़ते चले जाते हैं। जब तार जोड़ते हुए जाते हैं तो देखते हैं कि तेलंगाना के जो पूर्व मुख्यमंत्री के की बेटी थी के कविता, उन तक ये बात पहुंचती है। तो जब उनसे ईडी उनको बुलाती है, समन भेजा जाता है और उनसे पूछताछ करती है, तो पूछताछ में सीधे सीधे वो अरविंद केजरीवाल का नाम लेती हैं कि मैंने जो है वो जितने भी हमारे जो साउथ ग्रुप है उस साउथ ग्रुप का को मैंने जो है कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए, लाइसेंस देने के लिए मैंने ही जो है अरविंद केजरीवाल से सिफारिश की थी कि आप साउथ ग्रुप को लाइसेंस दिलवा दीजिए, इसके बदले में जो है साउथ ग्रुप आपको जो है मतलब अच्छा खासा जो है बेनिफिट देगा। वो बेनिफिट जो है लगभग लगभग 100 करोड़ के आसपास का रहा है। तो एक तरफ तो सरकार ने लाइसेंस की फीस बढ़ाई और जो छोटे-छोटे व्यापारी थे उन व्यापारियों को खत्म कर दिया। दूसरी तरफ एक लॉबी बनाई के कविता ने और उस लॉबी के माध्यम से साउथ ग्रुप को जो है केवल और केवल एक ही ग्रुप को जो है पूरा लाभ दिया गया लाइसेंस देने का। उसके बाद तीसरा काम किया कि जिनको लाभ देना था उन्होंने दुकानें जब खरीद ली तो उस पॉलिसी को वापस ले लिया गया। और चौथा काम ये किया कि इन्होंने एक्साइज ड्यूटी घटा दी, यानी कि इन्होंने राजस्व में दिखाया कि हमें 9,500 करोड़ रुपए का बेनिफिट होगा, जबकि सरकार ने क्या किया 2022 आते-आते जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि चूंकि कोरोना काल की वजह से आप लोगों का नुकसान हुआ है, इसलिए जो है हम आपको एक्साइज में छूट देते हैं और लगभग 145 करोड़ रुपए की जो है वो छूट दे दी गई। तो एक तरफ 100 करोड़ का घोटाला किया और दूसरी तरफ राजस्व में 145 करोड़ रुपए जो छूट दी गई। जबकि जो कोई भी नीति बदली जाती है तो उस नीति को बदलने से पहले राज्यपाल को सूचित करना होता है। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो एक तरफ घोटाले का पैसा आया और दूसरी तरफ 145 करोड़ रुपए जो था वहां पर नुकसान हो गया, यानी कि जितना उन्हें बेनिफिट होना था उतना बेनिफिट नहीं हुआ। और तीसरी तरफ जो छोटे-छोटे व्यापारी थे वो पूरी तरह से खत्म हो गए। उसके बाद इस पैसे का जब फंडिंग हुई और पैसे का यूज कर लिया गया तो अरविंद केजरीवाल से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बड़ी सरलता से कह दिया कि आखिर जो पैसा आया पैसा है कहाँ?
यही बात जो है ईडी ने और विपक्ष ने उठाई, वो जो सत्ता पक्ष है और जो ईडी है, सीबीआई का कहना है कि पैसा तो आपने लिया है और पैसे देने वाले लोग सामने आ गए हैं, जिन्होंने दिया है वो खुद अब विटनेस बन चुके हैं। उनके पास सारा का सारा जो है सीसीटीवी फुटेज है, सारे के सारे एविडेंस है, यहाँ तक कि कोर्ट ने भी ये मान लिया है कि ये मामला बहुत गंभीर है। तो इस कारण से जो है उनको जमानत नहीं मिल रही और ये जो तर्क दिया जा रहा है कि आखिर पैसा है कहाँ? तो पैसा तो देखिए उन्होंने सारा खर्च कर दिया है। तो इस मामले में बहुत संभावना नहीं मिल मिल मतलब बनती है कि पैसे को दोबारा रिकवर किया जा सकता है। लेकिन अब इस पर जो है अब ये देखने की बात है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो दिल्ली की गवर्नमेंट को या फिर मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे या जेल से सरकार चला पाएँगे कि नहीं चला पाएँगे। तो इस विषय को थोड़ा-सा जो है वो 2 क जो प्रश्न बनते हैं मेरे, एक तो घूस और भ्रष्टाचार एक ही है या अलग-अलग है? दूसरा जिस विषय पर मैं बहुत स्पष्ट नहीं हो पाया वो ये कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हुए सरकार चला सकते हैं, ऐसी कोई नीति है हमारे संविधान में? मुनि जी हैं हमारे बीच में या आप लोग हैं, कोई इस विषय में जानकारी रखेंगे, तो हम इस चर्चा को बढ़ाएँगे कि ये जो घोटाला किया गया है, क्या कोई जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री रह सकता है? अथवा यह असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? इस विषय को आप लोग जब प्रश्न उत्तर करेंगे तो फिर चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। चलिए भाई, और लोग बताइए। ब्रजेश जी, जी, मदन जी आवाज। बोलिए। हाँ, मैं यूँ कह रहा कि जिन्हें उन्होंने मतलब केजरीवाल जी ने शराब घोटाला किया तो ये मतलब और इन पे शायद पुलिस ने कोर्ट द्वारा सम्मन वगैरह भी गए, लेकिन ये कई बार हाजिर नहीं हुए। मतलब ऐसा इन्होंने क्यों करा? मतलब सम्मन आने के बाद भी मतलब कोर्ट में हाजिर ना हुए, फिर लास्ट में इनको अरेस्ट किया गया। इस तरह की इतने बड़े मतलब नेता जो मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए हैं, तो इतनी लापरवाही क्यों करते हैं? देखिए, मुझे इस बारे में कानूनी रूप से बहुत अधिक जानकारी नहीं, आपने पुलिस शब्द का प्रयोग किया। जी। मुझे नहीं पता कि एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के अधिकार पुलिस के पास है कि नहीं है। जो जी। शायद मेरी जानकारी है शायद सीबीआई को ये अधिकार हैं या जी। और एजेंसियाँ जो हैं ईडी वगैरह है इनको अधिकार हैं। शायद पुलिस को ना हो, मैं ठीक से स्पष्ट नहीं हूँ पर मुनि जी बताएँगे या कोई जानता हो जिस समय तो वो हमारे बीच में इस बात को रखेंगे। बात रही कि गिरफ्तारी उन्होंने इतने समन भेजने के बाद भी क्यों नहीं गए? देखिए, जी। मुझे लगता है कि उन्होंने इस बात को जाकर के कोर्ट में भी कहा कि मुझे इस बात का डर है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरी बात जी। है कहीं न कहीं जब लाइन लगी एक के बाद एक लोग जब जेल जाने लगे, तो जी। उनको भी लगा कि कहीं न कहीं जो है हम लोग मामले में बुरी तरह से फँस चुके हैं। तो जितना जी। हो सके ईडी से उन्होंने बचने की कोशिश की कि ईडी के सामने बैठेंगे, पूछताछ करेंगे, तो पूछताछ में फँस जाएँगे। लास्ट जी। में ईडी ने यहाँ तक कह दिया कि हम केजरीवाल को और के कविता को दोनों को आमने-सामने बैठा करके सारी की सारी बातचीत होंगी। जी। तो ये समन से बचना का एक मतलब पहले भी आप देखेंगे कोई एक तरीका नहीं है अरविंद केजरीवाल का, शुरू से ही ऐसा ही चरित्र रहा है। उन्होंने जी। कभी अरुण जेटली पर आरोप लगाए, बाद में जाकर कोर्ट में माफ़ी माँग ली, कभी किसी नेता पर आरोप लगाए, बाद में जाकर के माफ़ी माँग ली। ये उनका पूरा का पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि झूठे इल्ज़ाम लगाना, वापस ले लेना, एजेंसियों को झूठा कह देना। तो अपना वो होगा एक सिम्पैथी बटोरने का भी तरीका हो सकता है कि देखो बीजेपी या जो सत्ता पक्ष है, वो हमें दबाव बना करके उठा करके ले जा रहा है और एक आप घर से उठा करके ले जाते हैं तो हो सकता है कि उसका एक राजनैतिक बेनिफिट भी मिलता हो। जैसे लालू प्रसाद यादव को देखते हैं हम, तो ये होता है कि अगर आप खुद जा करके सरेंडर करेंगे तो उतना वोट बैंक आपका ना बने, लेकिन आपको घर से उठा करके ले जाया जाए, तो एक सिम्पैथी बन सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है। जी। जी, बाकी नमस्कार। कोई साथी अगर इस विषय पर थोड़ा-सा विचार डालेंगे कि क्या पुलिस को यह अधिकार है कि नहीं है, तो थोड़ा-सा ये विषय और खुलेगा। इस विषय में मैं भी क्लियर नहीं हूँ, लेकिन हमको ये अभी तक अंदाज है कि पुलिस को भी गिरफ्तार करने का अधिकार है। जी, बाबूजी। मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। अभी तक मेरी जानकारी ये है कि पुलिस भी कर सकती है। बाबूजी, संभवतः प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को नहीं कर सकते। हाँ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वगैरह, इन सबको गिरफ्तारी से मुक्ति मिली हुई है। जी। लेकिन मंत्रियों को छूट नहीं है। ठीक है बाबूजी। जी नमस्ते बाबा। अच्छा, एक बात और बता दूं आपको, ये जो अरविंद केजरीवाल का केस शुरू हुआ है, ये केस शुरू हुआ है, वास्तव में कांग्रेस पार्टी ने शिकायत की है शुरू में। वहां से जांच शुरू हुई है कांग्रेस पार्टी की शिकायत पर। एलजी ने जांच शुरू की है। जी, 2023 में कांग्रेस के द्वारा शिकायत की गई थी बाबूजी। हाँ, कांग्रेस पार्टी ने शिकायत की थी और जी। उस शिकायत पर गवर्नर ने जांच शुरू कर दी। तो गवर्नर ने अपने किसी एक सेक्रेटरी को लगा दिया जांच करने के लिए, और उस सेक्रेटरी ने रिपोर्ट दे दी। वहां से ये बात बढ़ती चली गई थी। चलिए, सुनील देव जी कुछ कह रहे थे। जी प्रणाम बाबा। प्रणाम भाई। हाँ देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक बात और इसमें साफ निकल सामने आई थी कि भारत देश में आजादी के बाद जब से संविधान बना, तब से एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने आईडी के लगभग 150 अधिकारियों का, 150 अधिकारियों के जो टॉप क्लास के अधिकारी थे आईडी में, ईडी में, उनकी सारी जानकारियां जो पर्सनल होती हैं, व्यक्तिगत, वो उनके यहाँ पर पाई गई, अरविंद केजरीवाल के यहाँ पर। जिस समय लगभग 100 से ऊपर अधिकारी थे, जिस समय इनको गिरफ्तार करने के लिए गए थे, तो जब वहां पर फाइलें वगैरह चेक की गई, कंप्यूटर वगैरह चेक, लैपटॉप वगैरह चेक किए गए, तो उसमें पाया उन्होंने कि हमारा, यानी जैसे जो अधिकारी गया हुआ था उसका भी डाटा जो है उनके पास मौजूद था, अरविंद केजरीवाल के। और ये देख करके वो भौचक्के रह गए, सारे अधिकारी अपना सिर पकड़ के बैठ गए कि भाई इसकी ये पर्सनल जानकारियां कहाँ से आई और किसके द्वारा इन्होंने इसका रिकवरी की, किसके द्वारा करवाया गया। जहां तक कि वो अधिकारियों के कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ उनकी ससुराल है, कहाँ उनकी बहन ब्याही है, कहाँ ननिहाल है, इस तरह की भी सारी जानकारियां, और किसका क्या स्वभाव है, जो एक रिकॉर्ड रहा है उनका सर्विस में, वो सारी फाइलें और उनके पास में पाई गई अरविंद केजरीवाल के यहाँ पर। तो सारे ईडी के अधिकारी जो हैं वो अपना सिर पकड़ के बैठ गए कि भाई इतना खतरनाक आदमी और इतना सातिर माइंड का आदमी, चूंकि ये जो घटना हुई थी पूरे भारत में आज तक कहीं, जैसे बहुत सारे लोग पहले भी गिरफ्तार होते रहे हैं, लेकिन इस तरह का केस कहीं भी पाया नहीं गया। तो कहने का मतलब इसमें इसकी एक मंशा और निकल करके आती है, ये कि बहुत बड़ी चाल जो था, और मैं समझ रहा हूं इसके लिए कि एक सौदा करने के बाद में, इलेक्शन वगैरह होने के बाद में, उसने जो पर्सनल जानकारियां अधिकारियों की रखी थी, तो उनको ब्लैकमेल करने के लिए कि देखो तुम भी कहीं ना कहीं गलत हो, या कहीं ना कहीं जो है, या प्रेशर डलवाने के लिए कहाँ से कौन सा सेटिंग हो सकती है, कहाँ से क्या हो सकता है, और कहाँ से कैसे हमें मदद मिल सकती है, कैसे इनको दबाया जा सकता है, चाहे वो पैसे के पैसा दे करके, रिश्वत दे करके, या फिर किसी को करप्शन में फंसा करके कि भाई देखो तुम्हारा भी मामला ये थोड़ा सा लूज है, और आज ज्यादा करोगे तो हम मुख्यमंत्री हैं, तुम्हारा मामला भी हम खोल देंगे और सामने ले आएंगे पब्लिक में, नॉमिनेटली, मतलब नाम लेकर के हम तुम्हारा मतलब वो करेंगे। तो ये शायद हो नहीं पाया, उससे पहले अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए। और वास्तव में बड़ा गिरगिट व्यक्ति है, बड़ा शातिर व्यक्ति है ये, दिमाग का बहुत इतना क्या कहा जाए इसके लिए। तो ये जो है, इसको अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बहुत ही इस पर मतलब एनालिसिस किया और बहुत बड़ी इस पर रिपोर्ट दी कि भाई इस रिपोर्ट को सुन करके, पढ़ करके, और ये मीडिया में आई,
और इसकी जब जानकारी ईडी के अधिकारियों ने दी तो हम लोग भी भौचक्के रह गए, जो मीडिया के टॉप क्लास के जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं भारत के माने हुए, वो भी सिर पकड़ के बैठ गए कि भाई आज तक कोई ऐसा केस नहीं हुआ जो मुख्यमंत्री और भी गिरफ्तार हुए हैं, मंत्री हाई केंद्रीय मंत्री भी गिरफ्तार हुए, और भी लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन इस तरह का मामला जो है वो पहली बार सामने आया है। तो इसको पता नहीं किस बुद्धि से सोचता और किस तरह से ये, मैं तो समझ रहा हूँ इसे अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाता तो भारत का पता नहीं कितना नुकसान करता और कितना मतलब जो है हानि पहुंचाता। तो उससे पहले इनकी सोड़ी खुल गई, और नाटकबाज तो ये था ही पहले से ही, शुरू से ही दिखाई दे गया, जिस कांग्रेस का विरोध करके ये आया और उसी का समर्थन लेकर के जो है 1.5 महीने या 2 महीने जो है वो कहना चाहिए सरकार चलाई, और उसके बाद भारत का पहला मुख्यमंत्री ऐसा था जो खुद स्ट्राइक पर बैठ गया, मतलब धरना पर बैठ गया खुद मुख्यमंत्री के होते हुए। तो ये बड़ा अजीब है। और क्योंकि जानकारी मिली अब बाबा का, तो क्लास भी दिया है बाबा ने, चिट्ठी वगैरह भी लिखी है, तो विशेष जो है एक हम लोग चाहेंगे कि बाबा से एक अच्छा सा इन पर हम लोग कमेंट दे जानकारी, जैसे कहीं और ये प्राप्त होती है इस तरह की बातें तो हम लोग रख सके समाज के सामने, तो बहुत अच्छा रहेगा बाकी और भाइयों का। हेलो, जी धन्यवाद। हाँ बताइए श्रीकांत जी कुछ। मैं केवल इसमें एक बात शेयर कर रहा हूँ कि इस पर आधिकारिक बयान भी आ गया है एलजी का कि जेल में रह करके कोई मुख्यमंत्री नहीं रह सकता है। अब हटाना तो एलजी को ही है, अब वो कह ही रहे हैं तो अब केजरीवाल साहब ढेर दिन मुख्यमंत्री नहीं रहे। बाबा एक बात मैं रखना चाह रहा था। हाँ एक जैसा अभी विजय जी भाई साहब ने तथ्य रखे, उन तथ्यों के आधार पे एक बात तो ये समझ में आती है कि अरविंद केजरीवाल ने जो घूस लिया था उस बात का गवाह, यानी कि जिसने घूस दिया था विद प्रूफ, वो ईडी के पास था और ये संज्ञेय अपराध है। उसके बाद भी ईडी 9 बार उनको सम्मन भेजती है और वो सम्मन पे नहीं आते हैं, आते हैं नहीं आते हैं, ये मुद्दा नहीं। मुद्दा मेरा कहना ये है कि ईडी ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया, 9 बार नोटिस ही सिर्फ भेजा। इसी के साथ एक घटना और है जो आज घटी है। एक तो ये प्रश्न खड़ा हो गया कि 9 बार सम्मन भेजने की जरूरत क्या पड़ गई, जबकि बिल्कुल एकदम स्पष्ट लिखा पढ़ी में उसने अपराध किया है। जिसने घूस दिया वो खुद गवाह है कि भाई मैंने घूस दिया, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं शिकायत कर रहा कि फलाने ने को घूस दिया है। तो वो जो व्यक्ति खुद जिसने खुद घूस दिया है वो खुद कह रहा है। दूसरी बात, एक चीज ये समझ में आती है कि आज हरीश साल्वे जो कि अटॉर्नी जनरल रहे हैं भारत की तरफ से, अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों में भी कई बार पक्ष रखे हैं, विभिन्न देशों में भी जो भारत के पक्ष को रखना होता है तो भारत सरकार इनको भेजती। वो हरीश साल्वे लगभग 600 वकीलों के साथ सुप्रीम कोर्ट में नारेबाजी करते हैं, भीड़ लगाते हैं और कहते हैं, दबाव बनाते हैं सुप्रीम कोर्ट पर, कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट विपक्षियों के दबाव में आ गया है। कहीं वह दबाव ईडी पर भी तो नहीं काम कर रहा। क्या संवैधानिक संस्थाएं इतनी कमजोर हैं या बायस्ड हैं कि वह जो है विपक्षियों पर कोई आरोप लगेगा तो फिर बहुत धीरे धीरे काम करेंगे, और अगर वही पक्ष पर, सत्ता पक्ष पर कोई आरोप लगेगा तो बेवजह का स्वतः संज्ञान लेकर के बेवजह का ड्रामा क्रिएट करेंगे। तो ये क्या हम ये माने कि भारत की जनता जो इतना जबरदस्त समर्थन दे रही है, वोट दे रही है, वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, सत्ता बार बार सौंप रही है मोदी जी को, इससे घबरा करके भारतीय जनता के आकांक्षाओं के विरुद्ध संवैधानिक व्यवस्था जा रही है, यानी न्यायपालिका जा रही है, या हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वह दबाव में आ रही है विपक्षियों के, जो अमेरिका का, फ्रांस का, इस तरह के देशों का दबाव में हमारी संवैधानिक व्यवस्था चली गई है। ये चीज वो बड़ा कंफ्यूज कर रहा है।
हम इसको क्या समझें कि कुछ आप इस पर कुछ मार्गदर्शन करें, कुछ बताएं कि क्या क्या मसला है। तो देखिए, जितना आप जान रहे हैं उतना ही मैं भी जान रहा हूँ। मुझे कोई और कुछ ज्यादा अलग से तो जानकारी नहीं है। तो सारी बातें जो आपने बता दी हैं, कुछ भी हो सकता है। या तो ईडी ये सोच रहा था कि अगर मैं इनको जल्दबाजी करूंगा गिरफ्तार करने में तो न्यायालय इनके साथ खड़ा हो जाएगा, ये ईडी को संदेह रहा होगा। या कुछ ईडी और कुछ पुख्ता कर रहे हो, रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहे हो, या गवाहियां और मजबूत कर रहा हो ईडी, यह भी संभव है। और अरविंद केजरीवाल ये सोच रहे थे अपने दिमाग में कि हम किसी तरह कोई उपाय करके और चुनाव आचार संहिता लग जाने दे, इसके बाद हमारी गिरफ्तारी चुनाव तक नहीं हो पाएगी। ऐसा उनको विश्वास था। वो प्रतीक्षा कर रहे थे चुनाव की, और ईडी प्रतीक्षा कर रहा था न्यायालय की। जब हाई कोर्ट ने ये कहा ईडी को कि आपने अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया, तब ईडी की हिम्मत बढ़ी है। ये आपको शायद जानकारी नहीं होगी, मैं बता दे रहा हूं कि उच्च न्यायालय ने ईडी से पूछा कि आपने अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया, और उसके तुरंत 2-3 घंटे के बाद गिरफ्तार हो गए अरविंद केजरीवाल। ये हुआ है। अरविंद को यह उम्मीद ही नहीं थी कि हाथों हाथ हाई कोर्ट से आते ही गिरफ्तार हो जाएंगे। लेकिन मैं अपने घर में अपने लड़कों से बात किया कि आज ये फाइनल हो जाएगा कि अगर, क्योंकि सबसे ताज्जुब की बात यही है कि ईडी की फाइल हाई कोर्ट ने मंगा करके अपने चेंबर में देखी, और तब उनको कहा कि आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया। इसके बाद तो गिरफ्तारी में कोई बचता ही नहीं था। हो सकता है भाई कोई ईडी में भी अरविंद केजरीवाल का अप्रोच हो, या कहीं कोई न्यायपालिका में अप्रोच हो, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भाई बड़े बड़े लोग हैं, तो बड़े बड़े लोगों का अप्रोच कई जगह होता है। या अधिवक्ताओं ने आश्वासन दिया हो इनको, अरविंद जी को, कि आप काहे को इस चिंता में पड़े हुए हैं, आप निश्चिंत रहिए। जो भी हुआ हो हम नहीं कह सकते, लेकिन अरविंद केजरीवाल को धोखा हुआ इस बात से कि उच्च न्यायालय ने इतना कठोर रुख अपना लिया। ये मेरी जानकारी तो इतनी ही है। बाकी जो एक प्रश्न था ब्रजेश जी का कि भ्रष्टाचार और घूस में क्या फर्क होता है, भाई मैं इस संबंध में नहीं समझ पाया। हमको तो दोनों एक ही तरीका दिखता है, भ्रष्टाचार और घूस। ये इस संबंध में अगर और लोग बता सकते हैं तो बतावे अपनी बात। बाबूजी, भ्रष्टाचार और जो घूस लगा में कि मुझे जो लगा ये कि एक व्यक्ति 30 विदेश करोड़ में रुपए लेता है कि सड़क बनानी है, और उस टेंडर को पाने के लिए वो 2-4-5 करोड़ रुपए का घोटाला करता है या घूस लेता है। लेकिन जब वो सड़क बनाता है तो सड़क में पूरा पैसा 30 करोड़ लगाता है, कोई भी करप्शन नहीं करता है। जबकि भ्रष्टाचार में मुझे लगता है कि 30 करोड़ में से जो है वो कुछ पैसा खा जाता है। हो सकता है भाई, मैं इस संबंध में क्लियर नहीं हूँ अभी। चलिए और लोग बताइए कुछ। भ्रष्टाचार और घूस में कोई बेसिक अंतर नहीं है। इसलिए अंतर नहीं है कि दोनों पर जो लगने वाली धाराएं हैं वो एक ही है।
और इसके लिए आर्थिक अपराध करके है, तो आर्थिक अपराधी वो भी है, आर्थिक अपराधी वो भी है, दोनों एक ही चीज है। हाँ, इतना कमजोर मैं लोग घूस आपको, लेता है, बड़े लोग भ्रष्टाचार करता है। हेलो। हाँ बताइए। मेरा एक प्रश्न ये है कि जब अरविंद केजरीवाल के जो भ्रष्टाचार का मामला है उसमें चारों तरफ से ये प्रूफ आ रहा है कि उन्होंने पैसा लिया, और जब इनसे ईडी या कोर्ट या जो भी इनसे सवाल करते हैं, पूछते हैं, तो ये और इन्हीं पर ब्लेम लगाते हैं कि जो पैसा जो है अगर हमने लिया है तो वो गया कहाँ। बात है कि वो चीज वो न बताएंगे कि हाँ हम पैसा को कहाँ खर्च किए या क्या किए। और अगर वो नहीं बताते हैं, अगर साइलेंट रहते हैं, तो ये तो वो मौन रूप से ही स्वीकार करते हैं कि हमने लिया है। तो मौन अपराध तो उन पर जो है एक अपराध को अगर नहीं क्लियरेंस करते हैं तो इसको स्वीकार करते हैं चुप्पी के माध्यम से या साइलेंट रूप से। हमको एक बात बताता हूँ मैं आपको जी जी कि भारतीय कानून के अनुसार जी किसी भी व्यक्ति को सच बोलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। अच्छा। ये कानून है। अगर कोई व्यक्ति जी सच न बताना चाहे जी तो आप उस पर दबाव नहीं बना सकते हैं। इसी कानून का वो लाभ उठा रहे हैं। जैसे उनसे पूछा गया हम्म कि भाई आपने मोबाइल जो बदला इसका वो कहाँ है, मोबाइल में जो रहता है, हम्म या आपने क्यों बदला, कब बदला, क्या किया, तो उन्होंने कहा कि हमको कुछ याद नहीं है। जी तो हर प्रश्न का उत्तर वो दे रहे हैं कि हमको याद नहीं है। लेकिन ईडी इसमें कुछ कर नहीं पा रहा है, क्योंकि भूल जाना ये उनकी स्वतंत्रता है। आप उनसे ये बात नहीं कह सकते हैं कि आप इस बात को बताइए। ये कानून जो है, इस कानून के अनुसार ये सारा मामला है। अच्छा, तो इस प्रकार का जो कानून संविधान में है, हाँ, क्या ये उचित है? नहीं उचित है कि अनुचित ये अलग विषय है। यही ये उसको मौलिक अधिकार दिया गया। जी जी। और हम जहाँ तक समझते हैं कि भ्रष्टाचार और घूस का मामला जो है ना, बात तो एक ही है, लेकिन जैसे है कि अगर होलसेल दुकानदार है या डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसको आप भ्रष्टाचार कहिए, और जो रिटेलर है उसको घूस कहिए। छोटा स्तर जो है घूस का है और बड़ा स्तर जो है वो भ्रष्टाचार का है। हमको ये समझ में आता है। चलिए और बताइए कोई कुछ। आज ज्ञानेंद्र जी और मैं साथ हैं मेरठ में। हाँ नरेंद्र बोल रहा हूँ। हाँ बताइए। ये चर्चा में सुन रहा था, और गाये बगाए थोड़ी बहुत पिछले एक दो दिन में भी जो चर्चा हुई है उसमें अरविंद केजरीवाल के मामले पर जरूर कोई ना कोई बात आई है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से सरकारी विभाग ने गिरफ्तार किया है, दो राय नहीं कि उसके पास पर्याप्त सबूत है। अगर सबूत नहीं होते, अरविंद केजरीवाल शहीद साबित होता तो मोदी जी को घाटा होता चुनाव में, पक्की बात है। अच्छी खासी मजबूती के साथ अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, ये कोई, इस बात से मैं सहमत हूं। लेकिन ठीक है। अरविंद केजरीवाल की आलोचना भारतीय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के शुद्धिकरण का कोई संकेत नहीं।
अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए, ठीक है, लेकिन सबूतों के साथ गिरफ्तार हो गए, ठीक है, लेकिन जो दूसरे तमाम नेता हैं उनके साथ हम लोग, मतलब हमारा जो राजनीतिक परिदृश्य है, जो वहां शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर, समस्या ये है कि अनेक ऐसे नेता हैं जिनके साथ इतना मजबूती से कभी कोई कदम उठाया नहीं जा सकता। अरविंद केजरीवाल ज्यादा भ्रष्ट साबित हो गया, ये मसला ये नहीं है। मसला ये है कि भारतीय राजनीति में जो समस्याएं हैं, जो भ्रष्टाचार है, जो उथल पुथल है, अधिकारों के ठीक प्रयोग की जो तौर तरीके नहीं है, उनका क्या, उनके विश्लेषण की तरफ, उनके साथ मजबूती की से बात कहने की कोशिश में मेरे ख्याल में जब से अरविंद केजरीवाल का नाम आया है, मैं थोड़ा सा पीछे पा रहा हूं। तो मैंने ये बात कहनी उचित समझी, और अब आप बताइए। बताइए भाई, कोई कुछ और। एक पार्टी बनाओ, जन लोकपाल, और उसके अनुसार समाज के बीच में जाइए और समाज को जागरूक किया जाए। तो मैं समझ रहा हूँ जो अभी आदरणीय नरेंद्र जी ने बात कही, तो इसका कोई समाधान मिल सकता है। बाकी जब तक संविधान में कोई परिवर्तन नहीं, अभी ज्ञानेंद्र जी ने भी एक बात रखी थी, तो मैं समझ रहा हूँ कि जो न्यायालय है और जहाँ जो बड़े बड़े वकील हैं, कुछ को छोड़ के परसेंटेज, वो लगभग कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं। जज जितने भी बनते हैं हाई लेवल के, वो सब कम्युनिस्ट विचारधारा के होते हैं लगभग। दूसरी बात है, कल बाबा ने एक बात कही थी कि विश्व में जो उथल पुथल हो रही है भारत के प्रति साजिश की, उसका एक कारण हिंदुओं का एकत्र होना है। और मोदी जी का जो प्रभाव है व्यक्तिगत रूप से और भारतीय लेवल से, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा इस तरह का माहौल बना दिया कि जैसे भारत जो है वो कुछ अगले सालों में बहुत बड़ी शक्ति बन जाएगा और बहुत जो है विकास करेगा। तो इसके लिए देखते हुए सारे जो फॉरेन कंट्री हैं, विदेश है, वो सब घबराए हुए हैं। तो इसी विचारधारा को तोड़ने के लिए जो देखा गया न्यायालय में कि मतलब नारेबाजी लगाई गई और थोड़ी सी ये, उनको भी लग रहा है कि जो भारतीय समाज की परिप्रेक्ष्यता है, भारतीय समाज की जो एक आवश्यकता न कहें, जैसे भारतीय समाज की एक संरचना है, उसके अनुसार मोदी सरकार या फिर संविधान को आगे बढ़ा रहे हैं, और उसके अनुसार आगे बढ़ाते हुए जो है वो सरकार आगे बढ़ रही है। तो इन लोगों को ये डर है कि हमारी जो अब तक मलाई खाते रहे, या हमारी अब तक जो थोड़ी सी विचारधारा बहुत ज्यादा चलती रही है, इस पर कहीं ना कहीं खतरा है। तो मैं समझ रहा हूँ ये चीज है। और समाज के बीच में जाने का केवल यही है कि हम कोई ना कोई एक आधार लें, तभी जाकर के समाज के बीच में ये जो नरेंद्र जी ने बात कही थी, तो समाज को जागरूक किया जा सकता है। मैं समझ रहा हूँ जितना। जी बताइए भाई और। बाबूजी, जब जब जैसे मैं ये देखता हूँ कि लगभग 100 करोड़ का घोटाला हुआ, तो मुझे लगता है कि एक मुख्यमंत्री के लेवल के हिसाब से ये बहुत छोटा घोटाला है। एक मुख्यमंत्री घोटाला करे कम से कम 2-4-5 हजार करोड़ का करे, तो उसके लेवल का लगता है। इतना तो हमारे यहाँ मंत्री, सांसद, विधायक ही 100-100 करोड़ का, 50 करोड़ घोटाला कर जाते हैं। तो लगता है कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री का भी लेवल गिरा रहे हैं। नहीं, वो बात नहीं है। कुल घोटाला ये 100 करोड़ का ही तो नहीं है। घोटाला बहुत बड़ा है, लेकिन 100 करोड़ रुपया पकड़ में आया है कुल केवल। जी जानकारी तो बहुत बहुत है घोटाले की, लेकिन उसमें कोई फंस नहीं रहा है। फंस तो रहे हैं सब घोटालों में अफसर लोग खाली। बाबूजी, हमारी ही गली के आसपास स्ट्रीट लाइट लगाई गई है, और जहां 10-10 मीटर के डिफरेंस पे लगा दिया है, इसमें करोड़ों रुपए घोटाला किया है सरकार ने। ये बात सही है, तो ये तो सब जगह होता है। आपको जी एक बात बता दूं शॉर्ट में, कि छत्तीसगढ़ में भी शराब घोटाला हुआ है। ये छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला अलग तरह में किया गया है।
यहाँ पर शराब घोटाला ये हुआ है कि शराब जहां बनती थी वहां से शराब बनी, सब पर लेबल एक तरीका लगा और दुकानों में वो आकर के बिकी, सरकारी दुकानों में। लेकिन उसमें पीला और वो हरा ऐसा लेबल अलग अलग किया गया। पीला लेबल वाला 2 नंबर का था और हरा लेबल वाला 1 नंबर का था, बस। तो दुकानों में आकर शराब बिकी और सारी शराब में से आधी में सरकार को टैक्स मिला और आधा जो टैक्स था वो उन लोगों के पास, नेता लोगों के पास, अफसरों के पास या बेचने वालों के पास चला गया। अब उसमें ये हुआ कि जब बहुत जांच पड़ताल शुरू हुई तो कंपनी ने कहा कि हमने तो 100 बोतल शराब इस दुकानदार को दी है। दुकानदार जो है वो कह रहा है कि हमको तो 55 मिली है, 45 कहाँ चली गई, जबकि मिली उसको 100 है। तो इसमें सारे अफसर लोग फंस रहे हैं। लेकिन ये सारा भ्रष्टाचार होते हुए भी इसमें तो मुख्यमंत्री नहीं फंस रहे हैं, मुख्यमंत्री तो दूसरे घोटाले में फंस रहे हैं। ये घोटाले बहुत होते हैं लेकिन उनमें इतना बचकर होता है, इतना ज्यादा बचकर होता है कि उसमें फंसता नहीं है कोई जल्दी। ये अरविंद सरीखा चालाक आदमी कैसे इसमें फंस गए, यही ताज्जुब है एक तरफ से। अच्छा ज्ञानेंद्र जी बताइए, आप अपना, आज आप लोग गए थे वहां मेरठ, अच्छा नहीं है ज्ञानेंद्र जी? नहीं है लाइन में। हाँ नहीं है, चलिए। बाबूजी और मेरा कोई? एक प्रश्न है। हाँ बाबूजी इस तरह के घोटाले को हम कैसे आपराधिक मामले में रखेंगे या किस श्रेणी में आएगा? भाई देखिए, मेरे हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा इसको विस्तृत समझा दूं। कोई भी भ्रष्टाचार 2 नंबर में आता है, अपराध नहीं होता। लेकिन क्योंकि भ्रष्टाचार जो हुआ है यह तो पावर का दुरुपयोग हुआ है, पावर का। लेकिन ये अपराध कब बन जाता है कि जिसको आपने पावर दिया है, आपने, तो आपका दिया हुआ पावर जिसको आपने दिया है उसकी अमानत बन जाता हो। ये पावर अमानत है। अगर वो पावर अमानत है तो अपराध होगा। तो प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार किया तो अपराध नहीं हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री को पावर तो विधायकों ने दिया है और विधायक ने भ्रष्टाचार किया तो अपराध हो जाएगा, क्योंकि विधायक को पावर जनता ने दिया है। सरकारी कर्मचारियों का भ्रष्टाचार अपराध नहीं होगा, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को पावर जनता ने नहीं दिया है। सरकारी कर्मचारियों ने जो भ्रष्टाचार किया है वो सरकार की नजर में अपराध होगा, जनता के नजर में नहीं होगा। ये बड़ा महीन मामला है, बहुत क्रिटिकल। अमानत में खयानत अपराध होता है, और आपने किसी से उधार ले लिया और नहीं दिया तो ये अपराध नहीं होगा, ये गैर कानूनी हो जाएगा। ये मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश किया। जैसे
मैंने आपको 100 रुपया दिया रखने के लिए, अगर उधार दिया तो अपराध नहीं हुआ, और रखने के लिए दिया तब वो अमानत हो गया, तब दफा 409 लगेगा उसमें अलग से। ये माने कानून में भी यही है। तो बाबूजी हाँ, इसमें फिर जो इसमें ईडी ने जो डाला कि यह आपराधिक मामले में आना चाहिए, तो एक तरह से तो फिर ये गलत डाला गया है। नहीं, ये तो मैं तो ये भाई अपनी परिभाषा बता रहा हूँ, क्योंकि जी मेरी भाषा में 3 नंबर हैं, जी नंबर 2 नंबर 3 नंबर। लेकिन वर्तमान में सरकार की परिभाषा में तो 2 ही है, 1 नंबर और 2 नंबर। जी सरकार की नजर में तो ये अपराध है, मेरी नजर में ये अपराध नहीं है, क्योंकि जनता ने मुख्यमंत्री को पावर नहीं दिया है। जनता ने अगर चुना होता मुख्यमंत्री को, तब वो अपराध हो जाता। बाबूजी यदि कोई भ्रष्टाचार विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री तीनों मिल करके करते हैं, तो क्या इसमें ये माना जाएगा कि जो विधायक और सांसद हैं उन्होंने तो अपराध किया है और मुख्यमंत्री जो है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा? नहीं, मुख्यमंत्री का भ्रष्टाचार तब अपराध माना जाएगा विधायकों की नजर में। जी अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है? तो मुख्यमंत्री को अपॉइंट किया है विधायकों ने, विधायकों की नजर में अपराध होगा, जी जनता की नजर में वो गैर कानूनी होगा, जी क्योंकि जनता ने उसको पावर नहीं दिया है। जैसे आपको याद दिला दें कि मनमोहन सिंह जो थे, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारी भ्रष्टाचार हुआ, और इसके बाद भी मनमोहन सिंह पूरा ईमानदार मान लिए गए, क्योंकि मनमोहन सिंह जनता के द्वारा बिठाए हुए प्रधानमंत्री नहीं थे, सोनिया गांधी के बिठाए हुए आदमी थे। आज भी मनमोहन सिंह पर कोई आरोप नहीं है। लेकिन ये बहुत जटिल है विषय, इस पर कभी और चर्चा करेंगे। और किसी को कोई बात पूछनी हो तो बताइए, नहीं तो समाप्त करेंगे फिर। श्रीकांत जी, आपको कुछ कहना है, पूछना है? नहीं, मैं तो 2 बात बताया ही कि केजरीवाल साहब चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे, एलजी का ने कहा है, और एक मैं घूस और भ्रष्टाचार पर बोला, तो उसका आपने खंडन किया कि घूस और लेकिन दफा दोनों पर एक ही है। हाँ, इस पर और चर्चा होगी, कभी देखेंगे। हाँ, कभी कभी ठीक है। हमें लग रहा है बाबा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता हो सकती हैं। जो भी होगा, ये तो भाई एक अनुमान है, जी लेकिन अभी तक यह बात क्लियर नहीं है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के कारण चुनाव में इनके वोट बढ़ेंगे या घटेंगे या स्टेबल रहेंगे, ये अभी क्लियर नहीं है। जी हो सकता है कि कुछ इनके वोट बढ़ जाए सहानुभूति के कारण, नहीं बढ़ेंगे नहीं वोट बाबू, हो सकता है कि घट जाए, घटेंगे हम। नहीं हो सकता है। अभी अभी जी जी कुछ साफ नहीं है। बाबूजी मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने वही किया जो लालू प्रसाद यादव ने किया, कि हम जाके सरेंडर नहीं करेंगे, आप आके घर पे सरेंडर करिए, इसका हमको चुनाव में फायदा होगा।
हाँ, उन्होंने किया तो यही है एक तरह से। अरविंद केजरीवाल ने यही देखा है कि भाई अब चुनाव में इसका फायदा हो। लेकिन एक बात है कि अरविंद को यह उम्मीद नहीं थी कि तुरंत गिरफ्तारी हो जाएगी। ये अगर पता होता तो जो सुनील जी ने जो बताया कि ईडी अधिकारियों का रिकॉर्ड वगैरह जो है या और कुछ भी जो भी मिला घर में, वो कुछ नहीं मिलता। अच्छा, ठीक है। ये जो संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जो हैं, इन लोग हाँ, जो है तो अपराध के प्रवृत्ति में आएंगे या मतलब किसे ये 2 नंबर में आएंगे? नहीं, ये लोग जो है, इन लोगों ने तो अपराध किया है क्योंकि जनता ने इनको चुना है जी जी जी। सीधा। तो इन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया है। ये सब भी तो शराबे घोटाला में है। हाँ, शराब घोटाला में ही है ये भी। जी जी सर। देखिए, मेरी जो जानकारी है मेरी, जी कि मनीष सिसोदिया ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। जी मनीष सिसोदिया कहीं पैसा नहीं ले गए हैं, घर में नहीं ले गए हैं, कुछ रखे भी नहीं है, कुछ नहीं किए हैं। मनीष सिसोदिया को मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, पूरा बहुत अच्छी तरीके से। तो जी मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के आदेश पालक थे बस। जी 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 जो अरविंद केजरीवाल ने कहा, मनीष सिसोदिया ने वही किया है हमेशा। जी जी क्योंकि मैं बहुत बहुत पहले से दोनों को जानता हूँ, मनीष सिसोदिया को भी और अरविंद जी को भी। तो मनीष सिसोदिया कुछ नहीं थे। एक तरह से ये मान करके चलिए कि सारे पेड इम्प्लॉय तरीके थे शुरू में। जी इनके पर्सनल सेक्रेटरी रहे होंगे, जो रहे होंगे। जी जी तो वो आदेश पालक थे। जी। अब भाई वो थे, वो चले गए, वो तो अब रह गए वहां जा करके, कई महीना हो आई गए तो गए हैं। ये संजय सिंह और जो ये सत्येंद्र जैन थे। संजय सिंह जो है ये तो लंदी फंदी आदमी है, सत्येंद्र जैन लंदी फंदी नहीं है। अच्छा सत्येंद्र जैन का मामला अलग है। सत्येंद्र जैन का मामला तो 2 नंबर का है एकदम। अच्छा अच्छा। उसमें कुछ भी घपला नहीं है। जी बोलो ना, मुझे कुछ बोलना है। बाबूजी, अरविंद केजरीवाल और के कविता के बीच जो बातचीत हुई है, उस बातचीत को कराने वाले जो व्यक्ति है वही मनीष सिसोदिया थे। वो क्या बात कराने वाला? मतलब जो डील कराई थी मनीष सिसोदिया जी ने के कविता और अरविंद केजरीवाल के बीच जो बातचीत हुई है, वो हाँ, उन्हीं के माध्यम से हुई थी, मनीष सिसोदिया के माध्यम से, कि हमें जो है वो टेंडर हम लोग देंगे और उसके बदले में, लाइसेंस के बदले में पैसा मिलेगा। तो वो एक इंटरमीडिएटर थे दोनों के बीच में। हाँ, ठीक है, होगा। नहीं, वो तो देखिए, मनीष सिसोदिया तो उनके पर्सनल सेक्रेटरी थे ही। हर बात में मनीष सिसोदिया के थ्रू ही होती थी। वो अन्ना हजारे के टाइम में से लेकर के उसके पहले भी। बाबा जी, मैं कुछ कहना चाह रही थी। हाँ, बताओ। प्रणाम। ये कह रही थी मैं अभी, जैसे जो बात आपने बोली कि अरविंद केजरीवाल जी को ये मालूम नहीं था कि इतनी जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी, तो उस हिसाब से तो अरविंद केजरीवाल फिर बुद्धिमान कहाँ हुए? क्योंकि अभी कुछ साल पहले की बात है, पी चिदम्बरम जो कांग्रेस के नेता हैं बहुत बड़े, उनको इसी तरीके से बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा सख्त होके उनको पकड़ा गया था। बड़े पुलिस बल के साथ उनको पकड़ा गया था। और अभी उससे पहले कोई एक और बड़े नेता थे जिनको कि इसी तरह पकड़ा गया था। तो अरविंद केजरीवाल को फिर ये अंदाजा नहीं रहा कि किस तरीके से लोगों को पकड़ा जाता है उतना। तो एक बुद्धिमान कहाँ मानेंगे अरविंद केजरीवाल को? और दूसरी बात, अभी जैसे उनकी पत्नी सामने आई है, पार्टी में बड़े बड़े सहयोगी रहे उनके जो सब निकल गए,
और जिस तरह पत्नी सामने आई तो उन्होंने परिवारवाद को, केजरीवाल की पार्टी में भी परिवारवाद को जन्म नहीं मिल गया है क्या? क्योंकि और भी अभी हैं कुछ साथी हैं उनके जो कि आ सकते थे आगे फ्रंट पे उनके बाद, लेकिन उनकी पत्नी का आने से ये नहीं स्पष्ट हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी परिवारवादी पार्टी बन चुकी है। देखिए मैं आपको बताऊं, जी ये जो चिदम्बरम वगैरह गिरफ्तार हुए थे उस समय चुनाव आचार संहिता नहीं थी। अरविंद जी को ये हुआ कि अब चुनाव आचार संहिता लग गई है तो चुनावों तक हमको गिरफ्तार नहीं करेंगे, ये उनको विश्वास हो गया था, क्योंकि जी आचार संहिता लग गई है। अब दूसरी अच्छा बात यह है कि पत्नी के बारे में, तो भाई अब अरविंद और किसको जिम्मा दें, क्योंकि अगर किसी को जिम्मा दे दिया जाए वापस ही ना करे तब। जैसे आपने देखा है कि नीतीश कुमार ने जी उनको दे दिया था, जीतन जी राम मांझी को, जी तो नीतीश कुमार ने बहुत विश्वास करके दिया था और जीतन राम मांझी भी विश्वसनीय आदमी थे 100%। लेकिन जब मुख्यमंत्री बन गए तो उन्होंने वापस करने से इनकार कर दिया। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल किसी भी रूप में किसी दूसरे को नहीं बनाना चाहते हैं। लेकिन बाबा जी से एक बात तो स्पष्ट है कि मतलब जैसे क्या उपाय है इसका? अच्छा नेता नहीं कह सकते ना, क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं कि जब आप किसी एक बात पे रहते हैं, एक स्टंट पे रहते हैं, तो आप उसी चीज पे स्टैंड रहते हैं अपनी बात पे, फिर चाहे हाँ, आपको उसके लिए परेशानी उठानी पड़े, चाहे तकलीफ उठानी पड़े। जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ एक बार हुआ था, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि जब आप अपने सिद्धांत पे रहते हैं, एक अच्छे अभी नेता के रूप में मैं कह रही हूँ, ये नहीं एक मैं बोल बात रही। एक बात और सोचिए, लाल जी बहादुर शास्त्री का जमाना जी और आज के जमाने में बहुत फर्क है। और हम लेकिन लोग ये वही केजरीवाल नहीं है बाबा जी कि जो पहली बार जब सीएम बने थे तो उन्होंने कह दिया था कि मैं उस इस्तीफा दे समय, दिया था। आप अभी इसी जमाने की बात है, पहली हाँ, बार जब सीएम बने थे तो इसी अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया था। नहीं नहीं, वो इस्तीफा उस तरह नहीं दिया था। अरविंद जी केजरीवाल ने वो प्लान बना के दिया था, हमको है पता है। वो बहुत चालू मैं आदमी बता है। दूंगा। ठीक है, तो अब आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं। जी प्रणाम।